वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के चैप्टर 8 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फाइनेंस का आपका सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल कम न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच है, जिसमें एग्जाम में वी कैन एक्सपेक्ट around 8 to 10 numerical questions. Maybe in some cases it's 5 6 or maybe 8 9. So on an average we take 8 to 10 numerical questions, and जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं that are 99% केसेस जहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कवर द कंसेप्ट्स जहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, जहाँ पे आपके फॉर्मूलाज हैं। यू जस्ट नीड टू रिवाइज बिफोर द एग्जाम्स। So and these are the short videos which will help you to just understand which are the important topics which you need to cover before the exams, and definitely which will help you to score more and more marks. So let's quickly start with our eighth chapter. So if we talk about eighth chapter, so this chapter is about the analysis of financial statements, जहाँ पे आपको certain kinds of ratios दिए गए हैं। This is one of the extremely important chapter, जहाँ पे I suggest to just read each and every topic of this chapter. Don't skip anything, because normally इस chapter में से we can expect 3 to 4 numerical questions, 1 or 2 normal questions, and even we can expect a theory based question. ठीक है। तो इस चैप्टर आप ये जो आपका चैप्टर है ये मैक्सिमम आपका स्कोर कवर कर सकता है। मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 marks out of 70 marks, 10 or even more marks, 10 to 15 marks from this particular chapter only. So guys, just study this chapter clearly and twice, and just understand के certain ratios क्या हैं, what are their significance, what are their formulas, because जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से ट्विक करके आते हैं। सो यू जस्ट नीड टू थिंक कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे फिट होगा। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद अवर एट्थ चैप्टर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बुक में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, एंड उनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। बिकॉज जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो जब आप मार्केट में मीन्स पब्लिशाइज करते हैं, लाइक इफ यू शेयर इट टू योर क्रेडिटर्स, लैंडर्स, इन्वेस्टर्स, एंड कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, they just review it, and based on the certain ratios they identify के कंपनी का प्रॉफिट क्या चल रहा है, लॉस क्या चल रहा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो सर्टेन हमारे एनालिसिस होते हैं वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई यूजिंग दीज रेशियोज। बिकॉज सपोज आपका कहीं पे दिया गया है कि वन कंपनी इज हैविंग एन एसेट ऑफ 1 करोड़, अनदर कंपनी इज हैविंग एन एसेट ऑफ 100 करोड़, बट इट डजंट मीन के जो 100 करोड़ वाली कंपनी है वो आपका प्रॉफिट ही दे रही होगी। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, जब हम कोई ट्रेंड एनालिसिस करें या फिर अगर हम उसकी लायबिलिटीज की बात करें, सो 1 करोड़ वाली का जो लायबिलिटी है दैट इज हार्डली 1 or 2 lakh, and if you talk about 100 crore company, it's having more than 50 or 60 crores of their liability. So obviously we just need to consider all the aspects and all the factors for which we require certain kind of analysis. So कुछ एक ratios है जिनके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या है एंड कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट मेजर विच वी कॉल्ड इट एज द प्रॉफिटेबिलिटी मेजर। सो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर की अगर हम बात करते हैं, सो इट सिंपली यूज टू सी के कंपनी आपका ओवरऑल रिटर्न क्या दे रही है, उसको आउटपुट क्या दे रही है, राइट इसमें अगर हम बात करें सो इसमें आपके कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, लाइक फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड इज अर्निंग पर शेयर, थर्ड इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड द फोर्थ वन इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मार्जिन। सो प्रॉफिट मार्जिन ऐसा नेम सजेस्ट कि आपका जो प्रॉफिट है पर यूनिट ऑफ सेल्स क्या रहता है। सो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट अगर हम प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 3 प्रॉफिट्स आते हैं, ग्रॉस, ऑपरेटिंग एंड नेट, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट इज सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, and net profit is net profit divided by sales, right? So you just need to understand कि gross, operating और net profit 3 है आपके। नॉर्मली एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। दे विल गिव यू द 4 ऑप्शन, ग्रॉस, नेट और मे बी प्राइस और मे बी ऑपरेटिंग। सो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट के में से कौन से 3 है जो प्रॉफिट मार्जिन है और कौन से नहीं है, right? Next comes as the EPS, earning per share. This is one of the most important out of all the ratios. So EPS पे damn sure आपका क्वेश्चन आता ही आता है।
So EPS is earning per share, which means it is the net income available per equity share. So अगर हम फॉर्मूले की बात करें, so this is net profit minus preference dividend divided by the number of equity shares, right? So this is very important. याद करो, रट्टा मारो, जो करना है करो, but EPS पे आपका एक क्वेश्चन फिक्स है. The next is return on capital employed. So return on capital, it's simply used to measure the total return generated by the business on the amount invested in the business. So अगर हम फॉर्मूले की बात करें, so it's a profit before interest and tax and divided by average of long term liabilities plus honor liability into 100. अब इसके अंदर इसको नॉर्मली शॉर्ट में बोलते हैं आरओसीई. आरओसीई का एक अल्टरनेट है, दैट इज आरओए, विच यू कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ ऑन एसेट्स, राइट. अगर हम आरओए की बात करें, इट्स बेसिकली रिटर्न ऑन एसेट्स. सो रिटर्न ऑन एसेट्स का अगर हम फॉर्मूला देखें, सो इट्स सिंपली द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स. तो अगर आप देखेंगे तो दोनों केसेस में आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका चेंज हुआ है. नॉर्मली आपका अगर आप फॉर्मूला भी देखेंगे तो एसेट्स होता है आपका लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, बट द डिफरेंस इज दिस के ऊपर वाले में हम वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, राइट, एंड ऑन इक्विटी, और यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं ऑफ द टोटल एसेट्स. देन नेक्स्ट कम्स एज द there's one more topic, decomposition return on the capital employed. So that is a small thing जहाँ पे आपका asset utilization ratio है and आपका profit margin ratio है. Then next is the returns on equity. Returns on equity is simply the it relates to the profit of the owner's equity. उसको हम percentage formula में अगर देखें, so return on equity equals to profit after interest and tax minus preference dividend divided by average equity. So this is the next formula. सो ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स हो गए. नॉर्मली एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स. तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो 4 and 5 आता प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स. देन नेक्स्ट कम्स एज द एफिशिएंसी रेशियोज, जिसके थ्रू हम एक कंपनी का जो रिसोर्सेज हैं वो कितने इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं. तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे आपके 4 हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एंड द लास्ट वन इज कैश टू कैश ऑपरेटिंग साइकिल. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इट सिंपली मींस द रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड टू द एवरेज इन्वेंट्री. सो अगर फॉर्मूला भी देखेंगे, सो कॉस्ट ऑफ द टोटल गुड्स या फिर आपका सेल्स डिवाइडेड बाय योर एवरेज इन्वेंट्री. देन नेक्स्ट इज द डेटर्स टर्नओवर रेशियो. सो इट सिंपली मींस द it simply shows the relationship between the sales and the outstanding amount. So its formula is net credit sales divided by average debtors. In the similar way, we are having the creditors turnover ratio, which is simply the creditor purchases divided by average creditors. The last one comes as the cash to cash operating cycle, which means it simply measures the length of the time between the purchase of inventory and the collection of cash from the sales. It simply means कि आपने कोई एक आइटम जो आपने परचेज किया वहां से लेकर के आपकी सेल कितना टाइम लगा. आपने कोई भी एक छोटा सा आइटम, सपोज मैं बात करता हूँ मोबाइल की, मोबाइल आपने एक परचेज किया और उसको आपने कब सेल किया, उसमें हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, या फिर सपोज आपने कोई एक सिंपल सा पेन लिया, पेन आपका कितने टाइम में सेल हो रहा है, 5 years 10 years. So that forms the part of the cash to cash operating cycle. So it simply means the number of days of inventory plus average collection period. सो नॉर्मली एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है. ऑपरेटिंग साइकिल हम बहुत जगह यूज भी करते हैं, क्या इसका मीनिंग है, राइट. सो दीज आर द एफिशिएंसी रेशियोज. देन नेक्स्ट कम्स एज द टेस्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशंस. अब बात आती है कि कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर, चाहे उसके शॉर्ट टर्म पीरियड्स की गोल्स की बात करें या लॉन्ग टर्म गोल्स की. गोल्स में आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, सारे पॉइंट्स आपके कवर होते हैं, या फिर आपकी सॉल्वेंसी भी कवर होती है, लिक्विडिटी, सब चीजें आपकी कवर होते हैं. तो इसीलिए इनको जो टू आपके मेजर रेशियोज हैं, जो आपके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के रेशियोज हैं, उनको बोलते हैं करंट रेशियोज एंड द क्विक रेशियो, जिनको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज. एंड जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको बोलते हैं डेटर्स डेप्ट इक्विटी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंड इनको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो. सो एग्जाम में ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियोज. तो दीज आर द मेजर कैटेगरीज जहाँ पे आपके ये 4 आपके सब डिवाइड होते हैं, राइट. सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो सिंपली मींस द करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय योर करंट लायबिलिटीज, एज द नेम सजेस्ट, राइट. नेक्स्ट इज द क्विक रेशियो. सो क्विक रेशियो इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज. जैसे यहाँ पे ऊपर माइनस इन्वेंट्रीज आपका और ऐड हुआ है, बाकी इट्स सिमिलर टू द करंट रेशियो. Then next comes as the debt equity ratio. So debt equity ratio equals to a debt minus equity ratio is equals to a debt divided by equity, right.
So this is again straightforward. Then next is interest coverage ratio. So interest coverage ratio is equals to profit before interest and tax divided by interest. मेक श्योर कि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर है कि आफ्टर है, बिकॉज बहुत से फॉर्मूलाज में आपको न्यूमरेटर में प्रॉफिट मिलेगा. सो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है, आफ्टर ये है, यू डू नीड टू डू सर्टेन कैलकुलेशन. सो मेक श्योर कि बिफोर और आफ्टर आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए, राइट. देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द शेयर इन्फॉर्मेशन. सो जब भी आपकी कोई शेयर होता है, शेयर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी बेसिकली जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ रिटर्न मिले फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. सो दैट कवर्स अंडर द शेयर इन्फॉर्मेशन. सो इसमें अगर हम बात करें, सो हियर इट कम्स द डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड एंड द प्राइस अर्निंग्स रेशियो. So first, let's discuss the very first one is dividend payout ratio. So it simply means the total dividend payout to the equity shares stakeholders divided by the total net profit into 100. Next is the dividend yield. So dividend yield is simply the dividend per share divided by market price per share. And the last one is price earnings ratio. So it means the market price per share divided by your earnings per share, right? So these are the certain kinds of ratios. So just learn each and every formula. Those are extremely important, and you can expect maximum MCQ questions and especially maximum numerical questions from this chapter. So just study this well, and if you have any doubts or any issue, just feel free to connect to me at ngsc.mba@gmail.com. And if you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for further videos. Thank you so much.